Hello and welcome to India Narrative Talks. Today we have a very special guest with us, Mr. R.S. Sodhi. He is Managing Director Amul. As we all know, Amul brought in the white revolution in the country. Sir, pleasure having you on our show. Welcome. Thank you, Mamaji. Thank you. My privilege on your show. We would like to ask you about the farm law reforms. There's been a lot of things happening on the reform process on the three laws that the government has proposed to bring in. Your views, sir. I can only add is being an employee of 36 lakh farmers of Gujarat, Amul, who owns that, and working for the last 38, 39 years with the farmers owned organization. एंड मैं बचपन जिसको कहते हैं वो गांव में बीता है पंजाब के एक फिरोजपुर में एक बॉर्डर के ऊपर है हमारा गांव रत्ता खेड़ा सो आई नो बोथ द साइड्स let me take you why this was done, what were the intentions, how it has come, and whether what is bad or good. I think let the listeners decide. एक चीज पे सब एग्री करते हैं कि इस वक्त रूरल भारत और अर्बन इंडिया के बीच डिस्पैरिटी और गैप बढ़ता जा रहा है. अगर आप बात करें व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस द एवरेज रूरल फैमिली इनकम वाज मोर और लेस इक्वल टू द अर्बन फैमिली इनकम. और आज आजादी के इतने साल बाद क्या हो रहा है, एक रूरल फैमिली की एवरेज इनकम 40,000 रुपए और अर्बन की 2 लाख रुपए, 1:5. गवर्नमेंट ने 2,15,000 करोड़ का इस साल बजट दिया. बजट्स हैव बीन इंक्रीजिंग ऑन फर्टिलाइजर, ऑन एमएसपी, एवरीथिंग, बट रियली फार्मर्स आर गेटिंग बेनिफिट. देयर इज अ नीड टू फ्री द एग्रीकल्चर लाइक वी हैव फ्रीड द इंडस्ट्री. देखिए, इंडस्ट्री वाज फ्रीड इन 1991. एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी जिसके हम पार्ट है, दैट वाज आल्सो फ्रीड इन 1992. उससे पहले भी किसान फ्री था, अपना दूध किसी को भी बेच सकता है, पोल्ट्री किसी को भी बेच सकता है, कोई भी इंडिया में कहीं से भी खरीद सकता है. पर 1992 तक थोड़ा इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का रिस्ट्रिक्शन था, वो एमएमपीओ था, वो भी 92 में रिमूव हो गया. भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान जो एक टाइम में 60% से भी ऊपर था जब भारत आजाद हुआ, अभी गिरते 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 15% आ गया. हर साल गिर रहा है. पर उसके साथ अगर आप कंपेयर करें एनिमल हस्बेंड्री, उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है और आज 28% हो गया है. और भारत की जीडीपी में एनिमल हस्बेंड्री का कंट्रीब्यूशन आज बढ़ के 4.8, 4.9 हो गया है. तो आउट ऑफ लाख 40 लाख करोड़ ऑफ टोटल एग्रीकल्चर सेक्टर जिसकी आप बात करें, 11 लाख करोड़ है एनिमल हस्बेंड्री. उसमें से 8 लाख करोड़ डेयरी, 2 लाख करोड़ फिशरीज और 1 लाख करोड़ पोल्ट्री. और तीनों बढ़ रहे हैं डबल डिजिट में वैल्यू वाइज. और अगर आप वॉल्यूम में करें तो डेयरी में ही 6% की पिछले 5 साल की ग्रोथ आई है. ये कैसे हुआ? देखिए, सिंपल है. अब किसी भी चीज में डिमांड, प्रोडक्शन एंड डिमांड एंड सप्लाई. भारत में 60 में ग्रीन रेवोल्यूशन है. गवर्नमेंट ने उस वक्त की और बाद की गवर्नमेंट ने काफी इंसेंटिव्स दिए ताकि प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी बढ़े और बढ़ता गया. और हम नॉट ओनली सेल्फ सफिशिएंट, आज हम वीट, पैडी, शुगर केन में सरप्लस है. नो डाउट एक्सपोर्ट की पोटेंशियलिटी नहीं है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको सब्सिडाइज एक्सपोर्ट करना पड़ता है. डेयरी में हम मिड 70s तक सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे. ऑपरेशन फॉर अमूल का मॉडल रेप्लिकेट किया. आज हम विश्व की नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जबकि मिड 70s में हमारा यूएसए से 1/3 प्रोडक्शन था, आज डबल हो गया. यूरोप से 1/8 था, आज 25% ज्यादा हो गया. रीजन इज सिंपल. फार्मर्स आर गेटिंग गुड प्राइस, गुड कंज्यूमर्स आर गेटिंग गुड प्रोडक्ट एंड देयर कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग. अभी अगर आप बात करें इन फार्म लॉज की, एक्ट नंबर 1 है फार्म लॉ. आई थिंक दैट इज वाज द डिमांड ऑफ फार्मर्स, डिमांड ऑफ एवरीबॉडी की किसान को कहीं भी बेचे और खरीदने वाला कहीं से भी खरीदे. कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी बंदिश था कि आपको एपीएमसी में बेचना है जिसमें 6 से 7 हजार मंडी है. हाँ जी, हाँ एमएसपी है, रहेगा, वो बात सही है. पर लोगों के
दिमाग में एप्रीहेंशन क्यों आया? जब आपने नंबर 2 और नंबर 3 भी डाल दिया तो उनको लगा अरे इसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग डाल दी, इसमें हमने एसेंशियल कमोडिटी दी, तो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं या मल्टीनेशनल्स हैं, they'll corporate, they'll monopolize the whole purchase, तो farmers को squeeze करेंगे. I think that apprehension is there. So that is the fear. Sir, if I may हाँ, interrupt, that sir, is the fear. that is But one of the fear main has come why? apprehension. Fear has a why? अगर आप खाली नंबर 1 होता फ्री तो किस, और ये कहते कि जो पहले वाले चीजें रहती कि एसेंशियल कमोडिटी, तो उससे क्या होता कि lakhs of MSP has entered into purchasing and aggregating the agriculture produce. ठीक है? और जो ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, they should have been providing lot of warehousing, logistic and IT support to sell these lakhs of MSP, this agriculture produce to various buyer. I think दूध में यही हुआ है. लेट मी टेल यू, मैं अपने दूध के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं. क्यों? दूध में क्या है, कृषि में 6 से 7 हजार मंडी है, दूध में तकरीबन 3 लाख मंडी है आउट ऑफ 6 लाख गांव में. हर गांव में 2 से 3 बायर है दूध किसान से लेने के लिए. कोऑपरेटिव भी है, प्राइवेट का भी है, और सबने अपने कॉन्ट्रैक्टर एग्रीगेटर रखे, वो कलेक्टर, किसान की मर्जी किसी को भी बेचे, तो सबको कंपीट करना पड़ता है और उससे सप्लाई चेन एफिशिएंसी देती है. अगर एक सप्लाई चेन की मोनोपोली आ जाएगी तो जो सप्लाई चेन में एफिशिएंसीज है वो कंप्रोमाइज होती है और लॉट ऑफ अदर वेस्टेड इंटरेस्ट भी आते हैं. तो फर्स्ट थिंग आई फील इज फार्म लॉ और फार्म रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड. गवर्नमेंट इंटेंशन इज गुड, दीज फार्म लॉज आर गुड. ठीक है, जो एप्रीहेंशन है उसको हमको दूर करना है, but ultimately it will benefit the farmers. Let me tell you, in milk industry, there are cooperative, there are private industry, there are multinational, all are competing. और practically it is not possible कि एक आदमी, एक कंपनी या 5 कंपनी पूरी इंडिया को मोनोपोलाइज करे. अमूल में भी आप बड़ी बात करते हैं कि 50-52 हजार करोड़ का टर्नओवर है, पर अमूल हैंडल्स ओनली 6% ऑफ इंडिया मिल्क प्रोडक्शन. आप मुझे बताइए कि इतना बड़ा कारोबार अमूल का है, और अमूल के जो एमडी हैं वो ये कह रहे हैं कि जो फार्म्स लॉ है वो किसानों के हित में है, किसानों के फेवर में है. तो ये जो बात है वो बाकी लोगों के समझ में क्यों नहीं आती है? नहीं, देखिए, वन थिंग इज देयर कि जो मैंने आपको बोला, जो एक तो इतने सालों से किसानों को जो डिस्पैरिटी बढ़ती है, तो उसका ये थोड़ा आउटबर्स्ट भी है. थोड़ा बिगेस्ट थिंग इज आई थिंक कम्युनिकेशन में पूरा कम्युनिकेट हुआ, और वेस्टेड इंटरेस्ट अपना गेम प्ले कर ही रहे हैं, नो डाउट. तो मुझे क्या लगता है कि फार्म लॉज आर रिक्वायर्ड. फार्मर्स को समझना चाहिए कि इससे हमारे को फ्रीडम है. हाँ, और मेरे ख्याल से जो एक्ट 2 और एक्ट 3 में भी क्लैरिफाई किया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, या वो ये नहीं कि जबरदस्ती है, कोई किसी की जमीन नहीं हथिया सकता. जैसे दूध में अगर आपने किसी को दूध दे रहे हो तो कोई पशु नहीं ले सकता हो, तो ये कहीं लिखा भी नहीं हो, है भी नहीं है. पर ठीक है, लोगों में एप्रीहेंशंस है. आई थिंक दैट, मैं नहीं कहता हूं कि नहीं, फॉर्म 2 भी और 3 भी चाहिए, पर उसको अगर आप ग्रेजुअली लाए, पहले फॉर्म 1 लाए, 2 और 3 ग्रेजुअली लाए, तो लोगों को धीरे धीरे विश्वास बढ़ेगा और वो उसके तरफ, आई थिंक कोई भी इसको मना नहीं करेगा. Sir, at the same time, Amul is a success story when it comes to cooperative production. Do you think in agriculture also we need to bring in this model? बिल्कुल. देखिए, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर क्या है, ये कोई, देखिए इसमें क्या है कि कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर कैन बी अप्लाइड टू एनी बिजनेस, एनी सर्विस वेयर प्रोड्यूसर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स आर स्मॉल. alone they cannot control the supply chain. तो कोऑपरेटिव्स में मॉडल में क्या होता है कि छोटे लोग मिलके दे एग्रीगेट देयर प्रोड्यूस और दे एग्रीगेट देयर सर्विसेज, एंड एट कॉमन प्लेटफॉर्म पे they are providing services or produce to the buyer with minimizing the supply chain expenses, so that business efficiency come, and out of the business efficiency of supply chain farmers get a good
price for the producer service provider. I'm not talking only agriculture, and the consumer gets at or any agriculture producer service at a very, very affordable price with a minimum gap between the what producer getting, what consumer paying. Like in milk, farmers get 80% of consumer pays in Delhi or Bombay for liter of milk. So only between 20% for transportation, for packaging, for processing, for distributor margin, for retailer margin. Sir, at the same time, you spoke about disparity. Do you think this model also will ensure that the disparity is sort of reduced, equity is brought in? Because one of the main concerns is that the new farm law will sort of increase disparity. डिस्पैरिटी डेफिनेटली रिड्यूस होगी, पर खाली फॉर्म लॉ लाने से डिस्पैरिटी रिड्यूस नहीं होगी. ओनली इट इज वन पोर्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ डिस्पैरिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन इंडिया. बाकी आपको लॉन्ग टर्म, जैसे डेयरी में हुआ, लॉन्ग 25 साल का प्रोजेक्ट था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स थी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स थी. और सेकेंडली देखिए, आपको ये देखना है कि जो मैं लोगों को पसंद नहीं आता, भारत में फूड इन्फ्लेशन को बहुत रोकने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इससे अर्बन इंडिया की कंज्यूमर पे इंपैक्ट आता है. क्योंकि बहुत गरीब लोग भी हैं जिनको खाना चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन. तो वो अगर तेल के या आटे के या चीनी के भाव बढ़ेंगे या सब्जी के, तो उनको इंपैक्ट आएगा, आई एग्री. बट उसका फायदा किसको होता है? व्हेन यू कीप फूड चीप, इंडस्ट्री हैज टू गिव लो वेजेस. सो अल्टीमेटली फूड के प्राइसेस कम रखने से इंडस्ट्री टू लो वेजेस एंड इट गिव्स देम मोर प्रॉफिटेबिलिटी. सो इफ यू रिड्यूस द फूड इन्फ्लेशन, यू आर आल्सो रिड्यूसिंग द फार्मर्स इनकम. हम लोग बहुत खुश होते हैं, सेंसेक्स अभी 51-52 तो चला गया, कि इतना बढ़ गया है, 7% जीडीपी अगले साल बढ़ जाएगी. बट नोबडी टॉक कि फार्मर्स की इनकम भी तो बढ़नी चाहिए. इट इज गुड दैट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज डबलिंग. तो डबलिंग फार्मर इनकम देखिए, प्रोडक्टिविटी से बढ़ेगी, उसकी प्रोड्यूस की प्राइस से बढ़ेगी, और जो सप्लाई चेन में इनएफिशिएंसी है उसको कम करने से. सो दिस फॉर्मूला इज बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ सप्लाई चेन इनएफिशिएंसीज. इंडिया में कृषि बिजनेस नहीं है, इट इज लाइवलीहुड. सो व्हेन यू टेक एनी डिसीजन अबाउट बैनिंग और अलाउइंग इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, you have to consider the livelihood of 150 million rural families. आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो एग्रीकल्चर है वो बिजनेस नहीं, ये लाइवलीहुड है. तो इस लाइवलीहुड को और अच्छा बनाने के लिए और इसमें वैल्यू ऐड करने के लिए ये 3 फॉर्मूला लाए गए, जिसमें आपने कहा कि पहले 1 लाया जाना चाहिए था, 2 और 3 को बाद में लाना चाहिए था. क्योंकि आप समझते, उसमें धीरे धीरे लिमिट बढ़ाते, धीरे धीरे उसका लिमिट धीरे धीरे चाहिए थी, पर थोड़ी थोड़ी लिमिट बढ़ाते. जी जी, धीरे धीरे लिमिट बढ़ानी चाहिए थी. अच्छा, चूंकि आपका तो बहुत बड़ा से है हिंदुस्तान में से है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट पे भी से होगा. तो जब ये फॉर्मूला बनाए जा रहे होंगे, तब वो आपने भी तो सरकार को कुछ राय दी होगी. डेयरी के बारे में या एनिमल हस्बेंड्री के बारे में जब भी कुछ होता है, डेफिनेटली फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन से, हम अमूल से या बाकी जितने भी भारत में कोऑपरेटिव्स हैं, फार्मर्स, उनसे राय मांगी जाती है. एंड मुझे बहुत खुशी होती है और हैप्पी हूं कि मोस्टली इट हैज बीन एक्सेप्टेड. व्हेनेवर farmers have given any suggestion pertaining to animal husbandry, and इसमें देखिए अल्टीमेटली आई थिंक राय तो मैं बोल रहा हूं कि पिछले कितने दशकों से चल रहा है कि फार्मर को भी प्रोड्यूस बेचने का फ्रीडम होनी चाहिए. इसमें कोई नकार नहीं सकता कि हमने मांगी नहीं है फ्रीडम, लोगों ने मांगी है. हाँ, अभी मिल गई है तो हमको लग रहा है कि इसमें मिलने से ये कमी आएंगी, ये ऑल एप्रीहेंशंस आ रहे हैं.